तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 1 जुलाई सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न अपने पास में आ गए हैं, जिनके बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और कल से हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, मध्य प्रदेश एसआई, इसके लिए बेहतरीन एमपी जीके की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। एमपी सब ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 जो भी दे रहे हों उन सब के लिए कल से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि एमपी जीके आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एमपी जीके में आप 30% नंबर नहीं लेकर के आते हैं तो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, ऐसा बोल दिया गया है ना। तो आप एमपी जीके पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, आगे के भी सभी एग्जाम में एमपी जीके सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी। चलिए शुरुआत करें, आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है, भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1900 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। क्यों हुई थी, इसके पीछे बहुत सारे रीजन दिए जाते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल रीजन क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की उम्र में रांची जेल में हो गई थी। उनकी मृत्यु से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें देख लीजिए। स्थान है रांची सेंट्रल जेल। अंग्रेजों ने क्या बताया? आधिकारिक घोषणा की कि भैया ये ब्रिटिश प्रशासन ने उनकी मृत्यु का कारण हैजा बताया था कि इनको कालरा हो गया था, हैजा हो गया था, इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इतिहासकारों का क्या मानना है? तो संदेह माना जाता है, इतिहासकार और उनके समर्थकों का मानना है कि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और अंग्रेजों द्वारा उन्हें जहर देने की जो है संभावना जताई जाती है कि अंग्रेजों ने क्या किया था, उनको जहर दे दिया था। ठीक है ना। अब ये भगवान बिरसा मुंडा क्या है, आदिवासी समुदाय से आते थे। तो ये लोग ज़्यादातर क्या है कि पर्यावरण के आसपास रहना पसंद करते थे। भाई जंगलों में रहना पसंद करते थे, पर्यावरण की शुद्ध वायु इनको मिलती थी। इनको अचानक उठा करके जेल में डाल दिया गया, तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी वो उनको सूट नहीं कर पाई। ठीक है ना। फिर उनको हैजा फिर कालरा हो गया, जिसकी वजह से जो है उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा आधिकारिक रूप से बताया जाता है। अब कॉन्फिडेंशियल है, आगे क्या सच है क्या गलत है वो किसी को नहीं पता है ना। जैसे कि अपने जो पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनका भी किसी को नहीं पता कैसे उनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी हैं, उनका भी किसी को नहीं पता कैसे हो गई, है ना। तो ये सारी कुछ संदेहास्पद जो बातें होती हैं वो अभी तक किसी को क्लियर नहीं हो पाई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स ने धूम मचा रखी है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के एग्जाम में। आप देख रहे हैं कि लगातार अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं और बहुत अच्छे लोगों के नंबर आ रहे हैं। किसी के 87, किसी के 82। अभी कल एग्जाम एनालिसिस बताया था, आज सुबह भी हमने आपको एग्जाम एनालिसिस में स्क्रीनशॉट भी खींच करके दिखा दिया है कि ये प्रश्न अपने स्क्रीन जो है अपने पीडीएफ से आए हैं। ठीक है ना। तो आपका आगे किसी भी दिन में एग्जाम है तो आप अपने एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं और अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देने जा सकते हैं। 1 से 2 दिन का भी समय बचा हुआ है, तो अभी भी आप ये कंप्लीट नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा आपको बता दें, तो 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद में 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं एज इट इज वही क्वेश्चन उठ करके मैथ का, जो स्पेशली मैथ की बात करें तो मैथ में जो प्रायिकता हो गई है ना, शंकु कोण हो गए, तो इनके प्रश्न डायरेक्ट आपके प्रैक्टिस सेट से आ रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा लगभग 2500 के आसपास हम एमसीक्यू दे चुके हैं और वो सभी टॉपिक वाइज, सभी सब्जेक्ट वाइज हैं। उनको आप आराम से कर लेंगे तो कम से कम 15 से 20 नंबर आपके आराम से इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये एमसीक्यू आप चाहें तो 6-7 घंटे लगातार बैठ करके पढ़ लेंगे ना, तब भी आप आसानी के साथ में कर सकते हैं। ठीक है। और 6-7 घंटे और पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिस सेट भी आप करने बढ़ जाएगा, तो अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी और आप एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जा सकेंगे। ठीक है। अब ये मिलेंगे कैसे सर और क्या प्राइस है? तो मात्र 149 रुपए में आपको ये पूरा मटेरियल मिलने वाला है। कैसे प्राप्त करना है? कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट इस पर आपको 149 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स, सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है। इसके अलावा जैसा कि आप सबको पता है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, मध्य प्रदेश ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी आने वाली है और इसमें आपकी मध्य प्रदेश अर्हता परीक्षा के आधार पर जो है डायरेक्ट ज्वाइनिंग होने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं सर मध्य प्रदेश अर्हता परीक्षा होगी, कुछ कह रहे हैं नहीं सर पुराने पैटर्न पर ही होगा। तो हम आपको इसमें कंप्लीट नोट्स देने वाले हैं मात्र 199 रुपए में। इसमें क्या क्या मिल जाएगा आपको? जितने सब्जेक्ट आपके एमपीएसबी एपटेक के द्वारा पूछे जाते हैं, आप चाहे पुलिस का एग्जाम एमपीईएसबी कराए, चाहे पुलिस हेडक्वार्टर कराए, हम इस तरह के नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि दोनों में काम आएंगे आपके। ठीक है ना। और इन सभी एग्जाम में काम आएंगे। कितने सब्जेक्ट मिल रहे हैं सर, ऐसा भी बता दीजिए। तो देखिए एमपीजी के हिंदी, रीजनिंग, साइंस, डीआई, करंट अफेयर, जीके, जीएस और कंप्यूटर और मैथ, ये सब कुछ आपको मिलेगा। आज हमने 4 डीआई इस ग्रुप में डाल दी हैं, जिसमें 2 डीआई, एक तो आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल में आई है और एक एमपीएसआई में आई है। 2 डीआई हमने जो है आपके एमपीएसबी एपटेक की और 2 डीआई हमने एसएससी सीजीएल की।
डाल दी है और उनका पूरा सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है। ये ग्रुप में डाल दी गई है। जिन लोगों ने ये सामान्य अर्थता के नोट्स लिए हैं वो लोग जाकर के ग्रुप को चेक कर लेंगे, ठीक है ना। और इस ग्रुप में हमने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दी है। टेलीग्राम पर लिंक पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। प्राइवेट ग्रुप है, वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और आगे के नोट्स आपको टेलीग्राम पर ही मिला करेंगे। यानी कि आप जब पेमेंट करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आप नोट्स को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। क्या होता है ना, व्हाट्सएप कभी अनइंस्टॉल हो गया, कुछ हो गया, फिर कहते हैं सर जो हमारे नोट्स थे वो डिलीट हो गए। लेकिन टेलीग्राम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं, आपका कभी भी अनइंस्टॉल हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप दोबारा से इंस्टॉल करेंगे वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसलिए हमने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है और लिंक इसकी हमने यहाँ पर ग्रुप में डाल दी है। कैसे प्राप्त करना है, इसी क्यूआर पर आपको 199 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से कंप्लीट आपको नोट्स तो नहीं, आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी जिसमें सारे के सारे नोट्स डले हुए हैं। आप आराम से डाउनलोड कीजिए, जब तक चाहे तब तक पढ़िए, जो भी आपको करना है वहां पर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही है सामान्य अर्थता परीक्षा और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एमपीएसआई के लिए। सारी बातें समझ में आ गई तो तुरंत आप लोग नोट्स ले लीजिए, क्योंकि अगर एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई तो फिर इसमें से एमपी पुलिस के सिलेबस अलग हो जाएगा, एमपीएसआई का सिलेबस अलग हो जाएगा, उनके नोट्स अलग अलग दिए जाएंगे। अभी आपके सारे नोट्स एक साथ में मिल रहे हैं, इसका फायदा उठा लीजिए, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिए, असम राज्य के भीतर विशेष जनजाति क्षेत्र को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य गठन करने का प्रावधान ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो अनुच्छेद 244 ए में दिया गया है। आइए देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 का या फिर 244 ए की बात करें, असम राज्य के भीतर कुछ विशेष जनजाति क्षेत्रों को मिलाकर के एक स्वायत्त क्षेत्र बनाने की बात यहाँ पर कही गई है। ये पूरा जो है यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, आप आराम से इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। यहाँ से प्रश्न आज फंस गया है, ठीक है ना। ये भी हमने आपको जो हमने साइंस की जो पीडीएफ दी थी टॉप 500 प्रश्न वाली, उसमें ये प्रश्न सेम टू सेम छपा था, वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। इसमें क्या था, मैच द फॉलोइंग करके आया था ना, कि एक तरफ रबी की फसल दी थी और एक तरफ फसलों के नाम दिए गए थे, आपको मैच करना था। चलिए देख लेते हैं। तो देखो भारत में मुख्य रूप से 3 फसल पाई जाती हैं। कौन कौन सी? रबी की, खरीफ की और जायद की। नंबर 1 रबी की फसल की बात कर लें तो ये सर्दियों में बोई जाने वाली और बसंत में काटी जाने वाली है। तो बुआई का समय अक्टूबर नवंबर हो जाएगा और कटाई का समय मार्च अप्रैल हो जाएगा। कौन कौन सी फसल आ जाती है वो देख लो, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और मसूर, ये आ जाएगी इसके रबी की फसल के अंतर्गत। अब खरीफ की बात कर लेते हैं तो ये मानसून बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें हैं। बुआई का समय बात करेंगे जून जुलाई में, कटाई का समय बात करेंगे सितंबर अक्टूबर में। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, आगे हो सकता है पूछ ले भैया कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं। अब अगर वो रबी की फसलों के अंदर आया है तो आगे कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इसीलिए हम आपको पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देते हैं कि कोई भी परेशानी ना हो आपको, है ना। कौन कौन सी फसलें हैं? तो धान है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन, मूंगफली और गन्ना, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। जायद की फसलों की बात करें तो रबी और खरीफ के बीच में गर्मियों में उगाई जाने वाली फसलें जायद की हो जाएंगी। बुआई का समय मार्च अप्रैल हो जाएगा, कटाई का समय जून हो जाएगा। कौन कौन सी फसल है? तरबूज, खरबूज, एक मिनट, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द और मौसमी, ये सारी फसलें इसके अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है मेरे भाई। मतलब मौसमी का मतलब मौसमी सब्जियां, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, देखिए आप लोग क्वेश्चन जरूर सेंड किया कीजिए। आज आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो किसी न किसी ने क्वेश्चन तो भेजे हैं, तभी तो आप देख पा रहे हैं ना। तो हम लगातार आपके साथ में एनालिसिस कराते रहेंगे, लेकिन कब? जब आप क्वेश्चन हमारे पास में भेजेंगे। तो ये आपके ऊपर कर्ज हो गया किसी का, किसी ने प्रश्न भेजे हैं और आप देख रहे हैं। अब ये कर्ज उतारोगे कैसे? जब कल आपका पेपर हो जाएगा, आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे तो 1 घंटे के अंदर अंदर जितने प्रश्न आपको याद रहेंगे आप इसी व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर आप जरूर सेंड करेंगे, है ना। इससे आपका ये कर्ज जो है वो उतर जाएगा, जो कर्ज आज आपके ऊपर चढ़ गया है जिन भाइयों ने आज ये क्वेश्चन भेजा है, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ गई ना? तो कल प्रश्न जरूर भेजना, है ना। चलिए अगला प्रश्न, कांग्रेस की अध्यक्षता से संबंधित मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न आ गए थे, ठीक है। इस तरह का पूरा पूरा प्रश्न ऐसा ही आया था। देखिए 1885 में जो है बनर्जी महोदय ने जो है अध्यक्षता की थी, या फिर मतलब ये हो गए व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना। पहली अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने तो की थी, जब गोकुल दास तेजपाल, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कांग्रेस का अधिवेशन, जब गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में मुंबई में पहला अधिवेशन 1885 में हुआ तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो ये तो बिल्कुल सही मैच है सर। 1925 की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू की थी, ये भी बिल्कुल सही है। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन था, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की, सही है। 1929 का जो अधिवेशन लाहौर अधिवेशन था, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। और मैच द फॉलोइंग वाली जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है। और कल भी हमने डिटेल वाली वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमने आपको ये क्वेश्चन कराया था, जवाहरलाल नेहरू वाला उसमें हमने कराया था, सुभाष चंद्र बोस का 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन भी आपको करा दिया था, ठीक है। और ये 1885 वाला भी करा दिया था, तीनों तो करा ही दिए हैं। अब एक 1925 वाला, इसको आप एलिमिनेट करके लगा सकते थे, है ना। तो अगर आप बस हमारे साथ में रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं और यही धमाल हम एमपी पुलिस में भी करने वाले हैं। देखिए
1885 व्योमेश चंद्र बनर्जी बॉम्बे अधिवेशन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। 1925 सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला हो गई। 1929 जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन ऐतिहासिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। और उसके बाद 1938 सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन। इस अधिवेशन के बाद 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में पुनः अध्यक्ष चुने गए, लेकिन फिर वही बात, गांधी जी को जो है बुरा लग गया, तो पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था, पट्टाभी सीतारामैया हार गए, गांधी जी को बुरा लग गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कोई बात नहीं, हम इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा दे करके उन्होंने फिर क्या किया, 1941-42 में अपनी एक पार्टी बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने कर दी थी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए, अनुच्छेद 256 पूछ रखा है, इसका संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 256 केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। पहली बात, केंद्र और राज्य से संबंधित है, इसके बीच में कैसे संबंध रहेंगे? इसके अनुसार राज्य को अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस तरह करना होगा कि उसके केंद्रीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, यानी कि वो जो कानून बना रहा है वो किसी भी तरह से केंद्र के कानून को जो है मतलब कि खराब ना करे या केंद्र के कानून के ऊपर लागू ना हो, ऐसा जो है राज्य सरकार कानून बनाएगा। ठीक है, भारत सरकार यानी केंद्र राज्यों को ऐसे आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकती है जो इन कानूनों को लागू करने के लिए जरूरी हो। यानी केंद्र ने अगर कोई कानून बनाए हैं तो केंद्र सरकार आर्टिकल 256 के आधार पर यह कह सकती है कि इसको आप अपने राज्य में लागू कीजिए। जैसे कि आपने देखा आर्टिकल 44 जिसमें एक समान सिविल संहिता की बात की गई है, तो 2-3 राज्यों ने इसको अपना लिया है, धीरे धीरे सारे राज्य इसको अपना लेंगे। ठीक है भाई, जीएसटी हो गया, केंद्र सरकार ने बनाया, केंद्र सरकार ने कहा कि सब लोग इसको अपनाओ, सब लोगों ने अपना लिया, तो ये आर्टिकल 256 के तहत ही केंद्र सरकार कह सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सारी बातें समझ में आनी चाहिए भैया। चलो अगला, अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 243 पूछ रखा था, तो ये 243 बहुत बड़ा है। अब उन्होंने केवल 243 हमको बताया, लेकिन हम क्या करेंगे, आपको पूरा का पूरा 243 समझा देंगे। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 243 का संबंध देश में पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, उनको एक तरफ से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों के विविध प्रावधानों के बारे में बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 243 पंचायतों से संबंधित महत्वपूर्ण संबंध की परिभाषा दी गई 243 में। 243 ए में ग्राम सभा का गठन, उसकी शक्तियां दी गई हैं। 243 बी में पंचायतों के गठन की बात की गई है। 243 डी में स्थानों यानी सीटों का आरक्षण बताया गया है। 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बात की गई है। 243 आई में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन की बात की गई है। अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के चुनाव निर्वाचन से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारे आपको एक बार देख लेने हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ये किस नदी पर बना हुआ है? ये आपसे पूछा गया था, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ठीक है ना, देखिए तो भारत का जलमार्ग नंबर 2 NW1 यानी कि नेशनल वाटरवेज नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। यह असम के सादिया से लेकर बांग्लादेश के धुबरी तक 891 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश सीमा है, धुबरी तो अपने एमपी उसमें है, भारत में ही है, बांग्लादेश की सीमा है धुबरी, तो वहां तक ये फैला हुआ। भाई जूट का पूरा व्यापार इसी के द्वारा होता है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से जुड़े कुछ तथ्य देख लीजिए। नदी है ब्रह्मपुत्र, नदी मार्ग सदिया आसाम से बांग्लादेश की सीमा धुबरी तक, टोटल लंबाई 891 किलोमीटर और 1 सितंबर 1988 को ये बनाया गया था। लगे हाथ नेशनल वाटरवेज नंबर 1 भी जान लीजिए, ये इलाहाबाद की हल्दिया मतलब इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया तक ये फैला हुआ है। ठीक है, ये गंगा नदी पर बना हुआ है नेशनल वाटरवेज नंबर 1, ये भी आपको ध्यान रखना, हो सकता है आपसे पूछ लें। और सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे है, ध्यान रखना है, राष्ट्रीय जलमार्ग है नंबर 1 प्रयागराज से जो है आपके क्या हल्दिया तक ये फैला हुआ है। ठीक है, आगे साइंस की बात करते हैं। देखिए तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये आपका फॉरेस्ट गार्ड में एज इट इज पूछा गया था, ये फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं हर शिफ्ट का हर एग्जाम का एनालिसिस देखा कीजिए, आपके काम आएगा। कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अपक्रिया नहीं करती परंतु गर्म पानी के साथ में करती है? तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम वह धातु है जो ठंडे पानी के साथ अपक्रिया नहीं करती, लेकिन गर्म पानी के साथ तेजी से अपक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से कई बार आपको समझा रखा है, आज सुबह वाली शिफ्ट में भी हमने आपको समझाया था, फिर से आपको समझा देते हैं। कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? हमने आपको बताया था पत्तियों में हरे रंग का एक रंजक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। अगर ये क्लोरोफिल ना रहे तो ये पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे। मान लीजिए बरगद का पेड़ है, ठीक है ना, ये सूरज है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आया, पत्तियों में क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल को नीचे से जाइलम की मदद से जल मिल गया। ठीक है ना, अब इसने क्या किया, क्लोरोफिल ने जो है प्रकाश संश्लेषण की मदद से, सूर्य के प्रकाश की रोशनी की मदद से और इस जल की मदद से खाना बना लिया। अब ये खाना जब बन गया तो ये खाना कहाँ जाएगा? पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? तो ये पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। आज सुबह जाइलम और फ्लोएम पूछा गया था, तब भी हमने आपको इसको समझा दिया था। चलिए देखते हैं, तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक नामक पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है और सूर्य के प्रकाश यानी सौर ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है। इसके बिना पौधे अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज नहीं बना सकते हैं। तो वही पूरी प्रक्रिया हो गई, सूरज की रोशनी मिली, क्लोरोफिल मिला, जाइलम से जल मिला, भोजन तैयार, फ्लोएम ने सबके पास में पहुंचा दिया। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ लेते हैं।
अगला, मानव हृदय के क्या-क्या कार्य होते हैं? ये आपसे पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं। देखो, तो मानव हृदय हमारे संचार प्रणाली का सबसे मुख्य अंग है, जिसका प्राथमिक कार्य पूरे शरीर में ऑक्सीजन, हार्मोन, पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को लगातार पंप करना है, ताकि सभी कोशिकाएं सुचारू रूप से कार्य कर सके। अब समझो, ये है नहर। कहते हैं भाई बम्बा चल रहा है, कटमा चल रहा है, बम्बा चल रहा है, ठीक है ना। भाई चंबल संभाग वाले कहते हैं, हम भी चंबल संभाग से हैं, ठीक है। कहते भाई कटमा बम्बा चल रहा है, बम्बा कैसे चलेगा भैया, है ना। भाई बम्बा में तो इतनी बड़ी बड़ी ऐसे पक्की वो होती है, तो यहाँ क्या करते हैं, ये पूरा बम्बा चल रहा है, इधर खेत है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक जनरेटर लगा देंगे, ठीक है ना, मोटर वाला जनरेटर, यहाँ पर पाइप लगा देंगे। अब ये पाइप से ये पानी खींच करके जनरेटर पूरे खेतों में पहुंचा रहा है। यही काम, जो जनरेटर का काम कौन करता है, यही काम हमारा हृदय करता है। यानी कि हमारे शरीर में जो पोषक तत्व हैं, वो पोषक तत्व यहाँ पर बह रहे हैं, कहाँ पर, धमनियों में, और वहां से रक्त को लेकर के उसको शुद्ध करके फेफड़ों में भेज करके शुद्ध करता है, और शुद्ध करने के बाद में शुद्ध रक्त को जो है हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। और रक्त की मदद से ही सारे पोषक तत्व और खनिज पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। जैसे वो बम्बा से पानी वो जनरेटर की मदद से जो है सारे खेतों में पहुंचता है, सेम वही कार्य आपके हृदय का हो जाता है। समझ में आ गया ना। एकदम देसी समझाएंगे, मजा आ जाएगा तुमको समझने में ना। अरे एमपी पुलिस की क्लास चालू करने वाले हैं, आप देखना, एकदम बढ़िया कंटेंट मिलेगा आपको और बढ़िया से समझाएंगे आपको। बस आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। चलिए, सोडियम को मिट्टी, अब देखो इसमें कुछ कथन वाले प्रश्न आज पूछे गए हैं ना। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेम टू सेम प्रश्न लिख करके हमको भेज दिए हैं। कथन नंबर 1 है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि वो क्रियाशील धातु है। ये बिल्कुल सही बात है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला, लोहे को भी मिट्टी के तेल में रखते हैं जिससे उस पर जंग ना लगे। ये गलत बात है, लोहे को मिट्टी के तेल में नहीं रखा जाता भाई, लोहे तो खुला रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा, यानी केवल एक सही उसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए, पहला कथन सही है। क्यों? सोडियम को मिट्टी के तेल में, केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम अत्यंत क्रियाशील यानी अभिक्रियाशील धातु है, जल्दी ही किसी से क्रिया कर लेगा, विस्फोट कर सकता है। तो पानी में भी नहीं रखते इसको, है ना, पानी में भी विस्फोट कर सकता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखते हैं। अब कैसे केरोसिन मिलेगा भैया, अब तो राशन की दुकान से केरोसिन बंद हो गया, सोडियम कहाँ रखेंगे, ठीक है। चलो, यदि इसे खुले में छोड़ दिया जाए तो वायु में मौजूद ऑक्सीजन और नमी पानी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। मिट्टी का तेल इसे वायु और नमी के संपर्क में आने से बचाता है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? लोहे के बारे में, लोहे को मिट्टी के तेल में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। लोहे पर जंग हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से लगती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, या जिंक की परत चढ़ा देते हैं। और इस जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, पौधों में नर प्रजनन तंत्र ये कहां पर पाया जाता है? तो पौधे के फूल में, फ्लावर में पाया जाता है। देखिए, तो पौधों में नर प्रजनन तंत्र उनके फूल के भीतर पाया जाता है। नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक तो परागकोश होता है, दूसरा परागकण होता है, ठीक है। और जो तंतु, जो फिलामेंट होता है, या डंठल परागकोश को सहारा देता है, जिससे कि जो है पूरी तरह से परागण की क्रिया हो सके, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? कितनी बार आपको समझाया है, अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। समताप मंडल में ओजोन परत होती है, यहाँ पर सूरज होता है, सूरज की रोशनी ओजोन परत से टकराती है, ओजोन परत फिल्टर कर देती है और पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। पराबैंगनी किरणों से फिल्टर करके वो प्रकाश किरणों को हमारे पास में पहुंचाती है, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, हमने सीएफसी बहुत ज्यादा छोड़ दी, यानी कि हमने एसी का, फ्रिज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, जिससे क्या हुआ, ओजोन परत में छेद होने लगा। ये सीएफसी क्या करता है, जो ओजोन के अणु होते हैं उनको तोड़ देता है, तो यहाँ पर छेद होने लगा। अब क्या होगा, अब ये पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट जो है हमारे पृथ्वी पर आ जाएंगी और इससे स्किन कैंसर जैसी बीमारी, या फिर जो समुद्री जीव होते हैं उनमें जो घास पाई जाती है समुद्र में, उसको खाने में उसको खत्म कर देंगी, जिससे कि डुगोंग नामक जो समुद्री गाय होती है उसके जीवन को खतरा हो सकता है, ठीक है। डुगोंग समुद्री गाय जो है वो तमिलनाडु का राजकीय पशु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूरा जी के वी के सब समझा देंगे आपको, ठीक है। चलो, अब हिंदी की बात कर लेते हैं। देखिए, तो हिंदी में बाल गोविंद भगत के खाने से संबंधित प्रश्न था। ये बाल गोविंद भगत क्या खाते थे, कैसे खाते थे, इसके संबंधी कोई प्रश्न आया था। नेताजी की मूर्ति देखते किसने जीप से उतर करके सैल्यूट किया था, ये प्रश्न पूछा गया। एक प्रश्न सूरदास का था, अलंकार से था, ठीक है। बाकी ये कुछ प्रश्न सुबह के हैं। कारक को आ गया था उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये प्रश्न आपके हिंदी में। देखो, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जितने हमने आपको नोट्स दे दिया है, पूरी की पूरी पीडीएफ हमने आपको किताब की दे दी है, सारी कहानियां दे दी हैं, सारी जो है कविताएं, सारे आपको हिंदी इंग्लिश के सारे पाठ दे दिए हैं। आराम से पढ़ जाओ भैया, है ना। कहानी को एक बार पूरा पढ़ लो, 5-5 नंबर तो फ्री के मिल रहे हैं, ये है ना। तो नोट्स में आपको ये सारी चीजें पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हैं। चलिए, बाकी मैथ की बात करते हैं। तो शंकु का प्रश्न, cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 0, तो cos 6 थीटा और sec 6 थीटा का मान क्या होगा, ये पूछा गया था। बाकी बेलन का पूछा गया था कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इसका बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया था। बाकी वही सारे क्वेश्चन है, वही सारे टॉपिक्स हैं, कुछ भी यहाँ पर बदलाव देखने को नहीं मिला है। इंग्लिश में भी बात करते हैं तो इंग्लिश में भी वही सारे टेंस
आपका मॉडल, डिटरमाइनर, प्रीपोजिशन, यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी जो आपकी स्टोरी वाला सेक्शन है, स्टोरी सारी चीज़ें हमने आपको दे रखी हैं, सारा आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, लेंचो वाला सब कुछ आपको पढ़ा रखा है, आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब ये कुछ यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजे गए हैं जो सही से लगा नहीं पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सारे क्वेश्चन जो है लोगों के द्वारा भेजे गए हैं और ये सामान अहर्ता का व्हाट्सएप ग्रुप है। जो लोग नोट्स लेंगे उनको इस ग्रुप में जोड़ देंगे और अब तो हम टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देंगे। कल आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी जो है स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। टेलीग्राम ग्रुप में ये सारे नोट्स डाल दिए गए हैं। जब आप स्क्रीनशॉट हमारे पास व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हम आपको दे देंगे, जिस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। हम आपको अप्रूव कर देंगे वहाँ से। उसके बाद में वहाँ पर जितनी भी पीडीएफ पड़ी हुई हैं आप आराम से डाउनलोड कीजिए, जब तक चाहिए तब तक पढ़िए। बेशक आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, आप दोबारा टेलीग्राम चालू करेंगे, दोबारा आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, है ना। तो ये समस्या भी आपकी अब यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। बाकी टेस्ट सीरीज भी आपकी लॉन्च करेंगे टेलीग्राम पर, आपको सारी टेस्ट वगैरह और वीडियो वगैरह सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आप लोग क्वेश्चन जरूर भेजना भाई, ये कर्ज हो गया आज आपके ऊपर, है ना। 1 घंटे के अंदर आपको इस नंबर पर सारे क्वेश्चन भेजने हैं एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।